बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा 500,000 का टारगेट है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप दोस्तों के ताउन से इसे हम बहुत जल्दी जो है अचीव कर लेंगे। और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करें क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आपको 75% जो है वो खबरें नहीं बता रहा, और एक खास किस्म का बयानिया खबरों की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम तक जो है पहुंचाया जा रहा है। इसको मात देनी है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स अगर फले फूलेंगे तो सच का ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। 2 केसेस हैं इमरान खान के और 79 सवालात और इमरान खान का सिर्फ एक जवाब। ये जवाब क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर 7 साल की बच्ची को इमरान खान ने क्यों कहा कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी, एक वीडियो वायरल है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, JUI अडयाला जेल पहुंच चुकी है और क्या पैगाम लेकर अडयाला जेल के दरवाजे खोलने की अब कोशिश की जा रही है, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अडयाला जेल जो पावर हाउस है, इमरान खान इस जेल को कैसे खा गया, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अडयाला जेल में जी 2 अहम समातें हुई हैं और इन दोनों केसेस के अंदर इमरान खान को सजा देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 9 मई का बयानिया जिंदा दफन हो गया। आप इस बयानिए को बयानी की हद तक तो चलाने की कोशिश करते हैं, वेंटिलेटर पर यह बयानिया मौजूद है, लेकिन अदालतों में इसे किस तरह साबित किया जाए ये आपको समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीम, ये सब चीजें की जा रही हैं और बयानिया बनाने की बार बार हुकूमत कोशिश करती है, क्योंकि इसी में इनका सर्वाइवल है। जो जहां तक मईशत और फिर जो पॉलिसीज और फिर कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो आप वहां पर पाकिस्तान की आवाम के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, और ना ही आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी और ना ही आपकी ऐसी कोई औकात है कि आप पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पर ला सके। तो जब तक ये बयानिए रहेंगे, आपकी सियासत इसी तरह चलती रहेगी और सियासी दुकान जो है इसी तरह आप चमकाते रहेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, सिर्फ एक जुमला कहकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इनकी गुफ्तगू के ऊपर भी। वो हमें फलसफा खुद ही समझा रहे थे इकबाल डे पर, और जिस तरह से उन्होंने इस फलसफे का हशर नशर किया, जो इनका अपना किरदार है, जो इनकी अपनी पॉलिसीज है, वो इस फलसफे के ना टोटली ऑपोजिट है। फलसफा खुदी, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को जो है वो इंडिपेंडेंट गुजारने की जरूरत है। और फिर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आजाद नहीं है। सर, इसमें भी आपकी करतूत है। जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म भी ये कहे ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हम हमारी जो मुआशी पॉलिसीज हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर है, तो फिर ये फलसफा खुदी और जो आप इस तरह के जो जितने भी हमारे नेशनल डेज होते हैं, यहां पर सिर्फ आप अल्फाज का सहारा लेकर पाकिस्तान की आवाम को धोखा देते हैं। तो आपने इस धोखे में नहीं आना, इन लोगों को और इनकी पहचान आपने कर लेनी है। और ये लोग पाकिस्तान की आवाम को किस तरह धोखा दे रहे हैं, फलसफा खुदी को आप अपने ऊपर अमल करने की बात तो करते हैं, लेकिन असल में ये फलसफा खुदी क्या था, शायद ये शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। और उनकी आज की तकरीर, जिसे उन्होंने कहा कि मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं है, तो इसमें भी आपका कसूर है, आपकी हुकूमत का कसूर है। और आपने किस अंदाज में पाकिस्तान की जो पॉलिसीज बनाई, जब आप कशकोल बनाते हैं ना, और जिस IMF के पास आप जाते हैं, तो फिर इसमें इकबाल के फलसफे का कसूर नहीं है। इसमें अगर आप ये कहें कि इकबाल के पैगाम को फरामोश करने की वजह से हम मंजिल से दूर हैं, तो सर ये भी आप इस वक्त रहबर बनकर पाकिस्तान की आवाम को कहां पर लेकर आ गए, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान के केसेस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड बुशरा बीबी, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान पर यह केस है, और समात जज राना नासिर जवेद राना साहब ने ये की है, और इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में उनकी ये पेशी हुई। और समात के आगाज में ही जो जज साहब थे, राना जवेद साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन से मिलने वाले सवालनामे को बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले कर दिया है। टोटल 79 क्वेश्चंस हैं जी, और जो इमरान खान से पूछे गए हैं,
اور سماعت جو ہے وہ پیر کے لیے 11 نومبر تک اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ جو 79 سوالات ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ عمران خان پاکستان کی عوام کا مقبول ترین لیڈر، اسے روکنے کے لیے، اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا گیا وہ یہ جھوٹے کیسز تھے۔ آپ ٹرائل کورٹ کے اندر تو عمران خان پر جس طرح مرضی سزا آپ انہیں دے دیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ہائی کورٹ میں کیسز جانے اور میری اطلاعات ویورز یہ ہیں جو اب تک وہاں پہ صحافیوں سے بات ہوئی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اور جس طرح سے جو عدالت کا مزاج ہے اور جو ٹریک ریکارڈ ہے ٹرائل کورٹس کا، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں سے عمران خان کو سزا دی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، آپ کے پاس 4-5 مہینے کا ایک گیپ آ جائے گا، سزا ہوتی ہے، آپ ہائی کورٹ جائیں گے، باری آنے تک 4 سے 5 مہینے بلکہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور عمران خان کو انصاف ملے گا تو وہ آپ کو ہائی کورٹ سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی ان کے پاس ایک موقع ہے، یہ آپ نے نا ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے جانا ہے۔ عمران خان کو سزا ہوگی ٹرائل کورٹ میں، اپیل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یا باقی جو ججز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی تعداد کو بڑھایا گیا 7 سے 12، اور پھر وہ جو 6 ججز آئیں گے وہ آپ کی مرضی کے ہوں گے، اور پھر عین ممکن ہے کہ عمران خان کی جو اپیلیں ہیں وہ انہی 6 ججز میں سے کسی کے سامنے لگا دی جائے۔ تو یہ ایک بڑی سازش جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تیار کی جا رہی ہے، اور ان کیسز کو کس طرح سے لے کر آپ نے چلنا ہے اس کے اوپر بھی پاکستان میں کچھ مخصوص حلقے نا دن رات محنت کر رہے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ اب جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت کا بھی حال احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیس کی سماعت جی اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر جو وکلاء صفائی اور اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ان کے دلائل جی مکمل ہو گئے ہیں، اور اب اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بریت پر 12 نومبر کو فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اس کیس کو واپس ٹرائل کورٹ بھیجا گیا اور جلد فیصلہ کرنے کا کہا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمر عامر فاروق صاحب ہیں اور اس کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب تھے جنہوں نے اس کو واپس بھیجا، اور معاملہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سیکوینس بنایا جا رہا ہے عمران خان کے کیسز اور انہیں جیل میں مزید رکھنے کے لیے، یعنی 1.5 برس آپ کو جیل کے اندر ہو گیا، مزید آپ کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ ساری جو ہے فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے۔ اب علیمہ خان کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خان صاحب کی گفتگو کو پاکستان کا میڈیا سینسر کر رہا ہے، اور یہ سینسرشپ بڑی بری قسم کی ہے جی۔ میں نے شاید 75% کی جو بات کی انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا، اس سے زیادہ سینسرشپ ہو رہی ہے۔ میں تو جی حیران رہ گیا، پاکستان میں مظہر عباس جیسا بندہ جو کبھی بھی کسی ایک جماعت کے ساتھ یعنی فیور نہیں کرتا، یا ان پہ کبھی بھی یہ جو کنٹروورسی نہیں رہی یا چھاپ نہیں رہی کہ یہ فلان جماعت کا ہے، اس جیسے بندے نے بھی غلط رپورٹنگ کی ہے، غلط خبر دی ہے، اور یہ خاص قسم کا، یعنی آپ بھی ان کے رنگ میں رنگے گئے، اور آپ بھی جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی نے آپ کو کہا کہ جی 26 بندے ڈی پورٹ کریں، لیکن برطانیہ کے قوانین کو تو آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو 75% شیئر ہے میڈیا کے اندر یہ بڑھ گیا ہے، یہ میں نے شاید ان کو زیادہ ان کو گریس مارکس دے دیے، اس سے بھی کئی زیادہ پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے حوالے سے علیمہ خان کی گفتگو جی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، جس طرح ان کا بیانیہ جو ان کی خبریں باہر نہیں آ رہی، اخبارات میں نہیں چھپ رہی، اسی طرح عمران خان کی ملاقات ان کے پارٹی کے لوگوں سے نہیں کروائی جاتی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا کہ بتائیں کہ عدالت کا یہ حکم ہے تو آپ کو کس نے حکم دیا، وہی کہتے ہیں جی کہ آپ عدالت کے حکم روتے ہیں، جو ہمیں اوپر سے حکم آتا ہے ہم اس حکم کا کیا کریں۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ اس آرڈر کو انکار کر سکے، اور پھر وہ ایک جو سینڈ بیگ ہے نا، پنچنگ بیگ، وہ بیچارہ بنا ہوا ہے، اور اگر وہ انکار بھی کر دے گا اسے اٹھا کر کسی اور کو لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اس کے بچوں کو نکال دیا گیا، اس سے گھر جو ہے خالی کرا لیا گیا، اور پھر ایک اور کیس کے اندر اسے سزا دے دی گئی۔ تو یہاں پر کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ٹکیں گے۔ خان صاحب نے کیا کہا اپنی اس گفتگو میں، اور علیمہ خان کو بطور امانت یہ گفتگو پاکستان کی عوام تک پہنچانے کا پیغام دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب جنرل یحییٰ خان اور ایسٹ پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوا، بنگلہ دیش کے لوگوں میں پاکستان سے آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ووٹ کا حق مانگ رہے تھے،
वकला के लिए इमरान खान ने पैगाम दिया कि मुशर्रफ दौर में भी वकला ने तहरीक चलाई तो भाईजान हुन तुसी तहरीक जड़ी है क्यों नहीं चला रहे? उस वक्त आपके जजेस का मामला था ना, तो सर यहां पर जो तहरीक है वो इसलिए नहीं चल रही। खान साहब, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हालात आपके लिए बना दिए गए और खबरें आप तक नहीं पहुंचती, पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, ये मैं एक सुनने वालों के लिए ये चीजें पूरी जो एक हकाइक की एक सीरीज है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान में ना अदालतों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बदल दिए गए, आपके सामने ही है। और फिर वो अदालतें जहां पर जजेस आपकी बात नहीं सुन रहे थे, यानी एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, वहां पर अब एक नई लॉट आएगी, रिप्लेस करेगी, या फिर एक ऐसा जो तादाद को काउंटर करने के लिए इन स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद जजेस नए आ जाएंगे। आज हमें वजीर कानून साहब ये बता रहे थे कि सिंध हाई कोर्ट में 12 असामियां खाली हैं। तो जस्ट इमेजिन करें वहां पर कौन से जजेस आएंगे? इनके चैम्बर के लोग होंगे, इनके प्यार करने वाले होंगे, इनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे। तो निजाम के अंदर ये सब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपना जो असर रसूख है उसे बढ़ा रहे हैं। फिर चैम्बर की सियासत, फिर बार्स के अंदर जो सियासत हो रही है, उनको प्लॉट दे दें, उनको पैसा दे दें। पैसा चल रहा है ना, पैसा चला। यहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपकी अपनी जमात के लोगों ने कहा कि हामिद खान था इसलिए मैंने 20-30 वोट जो थे वो छुपा कर रख ली और मैं नहीं चाहता था। जब इस किस्म के लोग होंगे तो अदालती निजाम इस वक्त मफलूज होकर रह गया। तो इस निजाम में वकला जो तकसीम हो गए, आपके अपने लोगों ने तकसीम कर दिया, तो फिर वहां पर तहरीक कैसे चलेगी? उस वक्त तो कहा ही जाता है ना कि कहीं ना कहीं जरूर साथ था मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फोर्सेस थी, उन्होंने साथ दिया। वकला बरादरी का क्यानी साहब का नाम लिया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर तमाम सियासी जमातें, JUI थी, जमात इस्लामी थी, खान साहब आपकी अपनी जमात थी, नवाज शरीफ थे, या फिर पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने क्या किया? वो सारे एक तरफ हो गए और मुशर्रफ अकेला पीछे रह गया। यहां पर पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है, पाकिस्तान का वोट बैंक आपके साथ है, आपकी अपनी जमात आपके साथ है, लेकिन ये वकला बरादरी ये किसी की नहीं है सर। ये वक्त पड़ने पर जिस तरह से तकसीम हो गई है ना, ये जहां से इन्हें फायदा मिलेगा ये वहां चले जाएंगे। फिर खान साहब ने ये भी कहा 9 नवंबर यानी कल के जलसे के हवाले से, और इसकी निगरानी इमरान खान खुद कर रहे हैं कि कौम निकले, पहुंचे और पैगाम रिकॉर्ड करवाया जाए, और फिर आइंदा का लायामल जो है इसका भी इस जलसे में ऐलान किया जाएगा। फिर एक और चीज खान साहब ने कही कि ना हमारे इदारे हैं, ना अदलिया कुछ कर रही है, और अब आवाम को अपने फैसलों के लिए सड़कों पर निकलना होगा। सवाबी जलसा जी कितना बड़ा होने वाला है, एक बात आपने याद रखनी है। इमरान खान ने ना जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये था कि उन्होंने तमाम फैसले अपने हाथ में कर लिए इस जलसे के हवाले से। कहा कि जो नहीं पहुंचेगा टिकट नहीं मिलेगा। अब लोगों ने उल्टे पांव चलकर पहुंचना है, कोई भागेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि, और ये भी बात याद रखिएगा कि पार्टी के अंदर अब एक चेक है। अब धड़े तो बन गए, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इमरान खान के नाम को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ और लोग एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है कि एक दूसरे की शिकायत होगी, खान साहब फलाने ने ये किया, फलाने, तो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ चेक हमें नजर आ रहा है, और जो नहीं पहुंचेगा उसे आइंदा टिकट इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं देंगे। फिर हुकूमत की परेशानी भी मैं आपको बता देता हूँ। हलीम आदिल शेख साहब जितनी कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं सिंध चैप्टर में, शायद ही किसी और ने की हो। उनके खानदान को भी टारगेट किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कुर्बानियां दे रहे हैं। सिंध से काफिला चल रहे हैं, यार आने दो, लेकिन पुलिस पहुंच गई कि जनाब पकड़ लें इसे। और सवाबी जलसे में वो शिरकत के लिए आ रहे थे। वर्कर्स की इंटरवेंशन के बाद पुलिस की को नाकामी का सामना करना पड़ा, गाड़ी पर डंडे भी बरसाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। और फिर ये देखना होगा कि पंजाब में जब दाखिल होते हैं तो इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। हुकूमत को जी खौफ है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो या फिर इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है, जिसने इस निज़ाम को डिफीट कर दिया है। आमतौर पर क्या होता है, आप जब जेल जाते हैं ना उसका एक खौफ है। पुलिस आ जाए घर में तो उसका एक खौफ होता है जी। आपको पुलिस वाले फोन करके तंग करना शुरू कर दें उसका एक खौफ होता है। आपके खिलाफ एक पर्चा कट जाता है उसका एक खौफ होता है। आप एक रात हवालात में रहना उसका एक खौफ है। सलाखें आपके सामने हैं और आपको गालियां पड़ रही होती हैं। जो वहां पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं वो कोई अच्छी जुबान तो इस्तेमाल नहीं करते। रात के किसी पहर उसी हवालात के अंदर से आपको ना रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। तो जब पूछने में पता चलता है कि क्या हुआ, तो पता चलता है जी कि वहां पर किसी की छतरोल परेड हो रही है, किसी को पकड़ कर लेकर आए हैं। और फिर इन्हीं हवालात के अंदर से हमें ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि किसी को मुकाबले में पार कर दिया गया, थोड़ी देर पहले वो आपके साथ मौजूद था। तो ये हवालात कोई अच्छी जगह नहीं है, एक खौफ है। तो जस्ट इमेजिन करें एक ऐसी जेल जहां पे हजारों की तादाद में पेशावर
मुजरिम सजा काट रहे हैं, दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं, और इमरान खान को आपने उस जेल में डाल दिया, तोड़ने की कोशिश की कि मान जाए, आपकी जात के साथ जो है बहुत सारी चीजों को एसोसिएट करने की कोशिश की, आपकी जात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब मिट्टी का बना हुआ है, वो टूट नहीं रहा, वो निजाम को तोड़ने पे लगा हुआ है, वो झुक नहीं रहा, वो निजाम को उसने झुका दिया। वो लोग जो हैं उसकी हां के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन निजाम अब हां कर रहा है कि हां, इसे हम तोड़ नहीं सके। यानी वो अजीब मिट्टी का बना हुआ था। जेल आपको खा जाती है। मालिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और उसके बाद ये सारा जो है इसकी आमद होना शुरू हुई कि इमरान खान की जिंदगी को हम जरा एक्सप्लोर करें कुछ लम्हों के लिए और आपको बताएं कि जेल आपको खा जाती है, लेकिन इमरान खान इस जेल को खा गया, और लोग अब परेशान हैं कि क्या करें इसका। आपका मुखालिफ भी ना, मैं जब नून लीग के दोस्तों से यहाँ पे बात करता हूँ, सबके साथ राब्ते हैं जी, इसीलिए ये खबरें आप तक पहुंचती हैं। पीपल्स पार्टी में भी कुछ दोस्त हैं, उनसे भी बात होती है, इवन के पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में जो सोर्सेज हैं हमारे, हम वहां पे भी जब गुफ्तगू करते हैं तो पता ही चलता है कि आपका दुश्मन भी खान साहब आपकी तारीफ कर रहा है कि हाँ यार, ये नवाज शरीफ नहीं है, ये मरियम नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये इमरान खान है। खान साहब के हवाले से व्यूअर्स मैं आपको एक और भी खबर देता हूं, और ये एक वीडियो क्लिप है, सोशल मीडिया पे वायरल है। लेट्स टॉक अबाउट इमरान खान। इमरान खान है क्या? लोग जो कहते हैं ना कि इमरान खान और उसके साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज जो हैं वो एसोसिएट करने की कोशिश की जाती है, ये इमरान खान नहीं है। इमरान खान को अगर आपने देखना है तो आप उन तस्वीरों में तलाश करें जो शौकत खानम को बनाते वक्त इमरान खान का जज्बा था, और जिस तरह लोगों ने अपने बच्चियों के जहेज को इमरान खान के हवाले किया कि आप जो नेक काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम भी इसके अंदर हिस्सा डालें। एक वीडियो क्लिप है जी, इस सोशल मीडिया पर वायरल है, और इमरान खान एक कोई सेरेमनी है जहां पे कैंसर के जितने भी पेशेंट्स थे उनके लिए उसका इनेकाद किया जाता है, और लोगों को एक इंस्पिरेशन डेवलप करने के लिए कि एक बड़ा कॉज है, आप आए हमारा साथ दें। और फिर आप क्या करते हैं, आप उन लोगों को जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो आप दिखाते हैं कि ये देखें, शौकत खानम का ये ब्रांड, जिसने अवाम को जो इलाज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से 30-32 साल पहले कि पाकिस्तान में हो सकेगा, आज वो इलाज हो रहा है। और एक बच्ची जिसको आप एक तोहफा दे रहे हैं और आप उसके साथ खड़े हुए हैं, शलवार कमीज आपने पहना हुआ है, और आप उसे कहते हैं कि बेटे घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। आज इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को जेल में बैठकर उसकी खामोशी, ना चलाओ उसकी बातें, ना दो खबरें हमें, लेकिन उसकी खामोशी, उसका पैगाम, उसका खड़ा होना, उसका जेल में रहना ही ये पैगाम है सिस्टम के लिए कि तुम हार जाओगे, मैं नहीं हारूंगा। और वो पाकिस्तान की आवाम को क्या कह रहा है कि हारना ना, हारना हमारी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जी एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सियासत में हलचल जो है वो हमें नजर आ रही है, और वो जो माजी के आपके दुश्मन थे ना, अब वो भी इमरान खान से मिलना चाहते हैं। दुश्मनी क्या है जी, इख्तलाफात थे, ये कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है ये कि आप जिसके ऊपर जो है वो रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। खान साहब ने रिवर्स गियर लगाया, दोनों हाथों से फजल रहमान साहब को वेलकम किया, और अब जेयूआई ये सोच रही है कि हम अडयाला जेल जो है वो जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मैं आपको ना एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के ग्रुप से ये खबर आई, और इस खबर के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तजा जो है वो मुलाकात करेंगे, और इसके लिए बाकायदा तौर पे फजल रहमान साहब की हाँ भी इसमें शामिल है, और कुछ दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त की जाएगी इस मुलाकात के लिए। और फिर ये देखना होगा ना कि यहाँ पर तो डॉक्टर फैसल फजल रहमान साहब को वेलकम करते हैं, तो वहां पर क्या अदालत से फैसला आया और क्या आप अडयाला जेल के दरवाजे खोलेंगे? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज है। जमीयत उलमा इस्लाम का खुद चलकर जेल में जाना, इमरान खान से मिलना, और फिर क्या बात होगी मैं आपको वही भी बता देता हूं। आने वाले दिनों के हवाले से प्लानिंग, आने वाले दिनों में साथ चलने की बात होगी। आने वाले दिनों में अगर आपको पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बयानिया बनाना है, उस पर गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले कामरान मुर्तजा और इमरान खान का कभी भी डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया। मैं हमेशा ही कहता था कि खान साहब का नाम लो भाई, जेयूआई अगर वाकई तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है तो नाम लो, इमरान खान का नाम लेकर बात करो कि जितने भी कैदी हैं वो क्या करते थे, डंडी मारते थे, फिर बाद में उन्होंने डंडा भी मारा साथ देकर 26वीं यानी तरमीम में।
کہ عمران خان کی بات نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی قیدی ہیں جی ان کو رہا کر دیا جائے اور سیاسی قیدیوں کو. کبھی عمران خان کا نام نہیں لیا گیا. آج آپ کا دشمن آپ کے در پر ہے, آپ کے مخالفین کو آپ سے درخواست کرنا پڑی. تو سر یہ ہے آپ کے لیے عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کا میڈیا نہیں بتاتا, نہ بتائے, ہم بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ عمران خان کیا قربانی دے رہا ہے اس نظام کے لیے, کیونکہ یہ قربانیاں ہمارے بچوں کے لیے ہیں, یہ قربانی ایک اچھے پاکستان کے لیے. یہ جو جعلی پرائم منسٹر نے نا آج ہمیں, سوری ٹو سے, شہباز شریف صاحب عمر میں بڑے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ فلسفہ خودی یہ نہیں ہے جو آپ کرتے رہے. کشکول بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو فلسفہ خودی تو یہ نہیں ہے کشکول نو بڑا کر لو. سر پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پر کچھ حکمران خاندان جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں اور ہمیں بڑے زوم کے ساتھ بتایا جائے کہ ہمارا تعلق حکمران خاندان سے ہے. پاکستان میں عام آدمی کی یقیناً جو ہے وہ جو حکمرانی ہے بہت جلدی آئے گی, انشاءاللہ جو بہت جلدی آئے گی. میں آپ کے سامنے نا ایک جو پیغام ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور ہم ایک کمپیریزن آپ کے سامنے کوئکلی رکھیں گے. پاکستان کے اندر بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اوور دا ایئرز کیا کرتی رہی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بیوروکریسی اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جی 10 بڑے اعلانات کیے اسٹیبلشمنٹ کے گرد. ایک تو گھیرا تنگ کریں گے, ڈیپ سٹیٹ کی انہوں نے بات کی, میں ان سب کو سیدھا کروں گا. اور صدر ٹرمپ نے صدر کا الیکشن جیتنے کے بعد یہ چند اہم اعلانات کیے. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آ کر اپنے اختیارات واپس لوں گا, جس کے تحت بیوروکریسی میں تبدیلیاں کروں گا اور جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں بھی تبدیل کروں گا, اور ایگریسو کا لفظ استعمال کیا گیا. اب پاکستان میں جی کیا ہوتا رہا ہے یہ ذرا غور سے سنیں گا. بیوروکریسی اینڈ عدلیہ اینڈ ڈیپ سٹیٹ کس طرح سے ملک کو تباہ کر رہی ہے. شہباز شریف بیوروکریٹس کو کس طرح سے نوازتے رہے. فواد حسن, فواد, احد شیما کلاسیکل ایگزامپلز ہیں جی. حدیبیہ کیس ہائی کورٹ میں بند کرنے والے جج کو گلگت بلتستان میں جج لگا دیا گیا ہے, رانا شمیم, جس کا ہم نے بھانڈا پھوڑا, اور ایک سازش تیار ہو رہی تھی, وہ سازش بھی قوم کے سامنے رکھی. پھر ایک رپورٹ کے مطابق نون لیگ نے 5 سالہ دور میں بہت سارے جونیئرز افسرز کو سینئر عہدوں پر تعینات کیا اور سفیر بھی لگایا جی, جس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی پاکستان کی پالیسیوں کو کوئی خاص پذیرائی نہیں مل سکی. گریڈ 22 کی بجائے 20 کے افسروں کو سفیر لگایا گیا. چین میں تعینات سفیر مسعود احمد کو 30 بار ایکسٹینشن دی گئی اور پھر کھل کر ان کو نوازا گیا. طارق پاشا کو پہلے اپنے معاون خصوصی بنایا, پھر چیئرمین ایف بی آر لگا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. نون لیگ کے انتہائی وفادار طارق باجوہ کو پہلے پنجاب میں اہم عہدے دیے گئے اور پھر سیکرٹری خزانہ چیئرمین ایف بی آر, بعد ازاں انہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر تعینات کر دیا گیا. اقتصادی اور ماحولیات کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے شاہد اشرف تارڑ کو ورلڈ بینک میں مندوب تعینات کیا. ٹھیک ہے جی. نواز شریف کے بہت ہی قریبی دوست سعید مہدی کے داماد راجہ سکندر سلطان, جو پہلے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر رہے, انہیں سیکرٹری انڈسٹریل تعینات کیا گیا, اور پھر تحریک انصاف نے انہیں الیکشن کمشنر لگایا, جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نواز رہے تھے, اور پھر قانون میں ترمیم کی گئی اس کے لیے کہ یار یہ وفادار انسان ہے. اب ٹرمپ نے ڈیپ سٹیٹ کے خاتمے کی بات کی ہے, اور ججز کو نتھ ڈالنے کی بھی بات کی ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنے کی بھی بات کی ہے. پاکستان کے اندر جی کب ختم ہوگی یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. جی آج کی ہماری نشست تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.